बच्चों, आज हम 8 क्लास का सेकंड लेसन जो हमने पढ़ा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था भूमि के बारे में। बताया था कि जो भूमि का हमारा क्षेत्र है, जो स्थलाकृति है, वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो जैसे हमने इसमें तंजानिया का एक बच्चा मांबा था और एक पीटर था न्यूजीलैंड का। तो दोनों का जो क्या नाम है, मांबा था वो चट्टानी क्षेत्रों में रहता था और जो पीटर था वो मध्यवर्ती भाग में रहता था, यानी न्यूजीलैंड के। तो दोनों के रहने सहने में स्थलाकृति के कारण बहुत अधिक अंतर था। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं भूमि का। जैसे हमने पता है कि जो भूमि है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का, यानी जो हमारी टोटल भूमि है उसका 30% भाग भूमि है जिस पर हम रहते हैं। यानी 71% जो भाग है हमारा जल से भरा हुआ है, जैसे समुद्र के रूप में, महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में। और जो 30% हमारा क्षेत्र है वो भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी, यानी जो 30% क्षेत्र है वो सभी 30% क्षेत्र जो है आवास योग्य या रहने के योग्य नहीं है। यानी उसमें से भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्य आवास नहीं कर सकता, यानी बस्ती बसाकर नहीं रह सकता। जैसे भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन भी सबसे इम्पोर्टेंट बनकर आएगा कि जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान क्यों पाया जाता है। तो जो जनसंख्या है यानी लोगों की संख्या है वो भूमि और जलवायु के कारण, यानी जहाँ की उपजाऊ भूमि होती है, समतल भूमि होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जलवायु भी इसका मुख्य कारण होता है, क्योंकि जहाँ की जलवायु ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडी हो, तो उस स्थान पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जैसे हमें उदाहरण के लिए उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, यानी अगर उबड़ खाबड़ भूमि का भाग है तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम मिलेगी। पर्वतों के तीव्र ढाल पर भी कम मिलेगी। जल क्रांति संभावित, यानी जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा अधिक होता है वहाँ भी कम मिलेगी। मरुस्थलीय क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र विरल अथवा निर्जन है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर पानी है वहाँ पर तो जनसंख्या अधिक मिल सकती है और जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ जनसंख्या कम मिलेगी। यानी कहीं पर जो भारत हमारा देश है कहीं पर जनसंख्या अधिक मात्रा में है और कहीं पर कम है। ये सब स्थलाकृति के कारण है, यानी जो मुख्य कारण है भूमि और जलवायु है। जैसा कि हम जानते हैं उर्वर मैदान और नदी घाटियों में, क्योंकि उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, जहाँ पर मैदान उपजाऊ हैं या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा बने हुए हैं। जैसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान लेते हैं उदाहरण के लिए। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से उसका निर्माण होता है। इसलिए वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत उपलब्ध होती है, अच्छी होती है। इसलिए वहाँ पर कृषि अधिक मात्रा में होती है और जो विश्व की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा उर्वर मैदानों में रहती है। इसके बाद है भूमि उपयोग, यानी भूमि का जो उपयोग है वो यानी भूमि का जो प्रयोग है वो किस किस क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो भूमि का उपयोग है हम कृषि में भी करते हैं, यानी खेती बाड़ी करने के लिए, वानिकी में भी करते हैं, खनन यानी खाने खोदने के लिए भी करते हैं, सड़कों का निर्माण भी करते हैं, उद्योग लगाने के लिए भी करते हैं, यानी आवास जैसे रहने के लिए भी करते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों में भूमि का प्रयोग किया जाता है उसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, आप निशान लगाते जाएं। भूमि उपयोग का अर्थ होता है भूमि का प्रयोग करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे आपने मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा भी है कि जो मांबा था वो तो परिश्रम का चट्टानी भागों में रहता था और बहुत अधिक परिश्रम करके भी परिवार के लिए नहीं कमा पाता था। लेकिन जो पीटर था वो न्यूजीलैंड के मध्यवर्गीय भाग में रहता था और भेड़ों को पालता था और ऊन ही है जो
उनका व्यापार अच्छे ढंग से करता था, तो परिवार का गुजारा भी अच्छी तरह से होता था। तो ये सब दोनों में अंतर क्यों पाया जाता था? भूमि की सतलाकृति के कारण, क्योंकि माँ बाप चट्टानी क्षेत्र में रहता था और ये न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती भाग में, यानी जहाँ पर भेड़ वगैरह पाली जा सकती थी, इसलिए उन्होंने कारखाने लगा लिए थे। इसके बाद है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे सतलाकृति, सतल यानी भूमि की आकृति, मृदा मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता मानवीय कारक हैं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि होती है जिस पर हमारा एकाधिकार होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना। सामुदायिक भूमि होती है साझा भूमि भी कहते हैं हम। सामुदायिक दो या दो से अधिक लोगों का जिस भूमि पर अधिकार होता है उसे हम सामुदायिक भूमि कहते हैं। यानी भूमि को दो भागों में बांटा गया है, निजी भूमि, सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में ये लिखी दिया व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि होती है, जो भूमि है समुदाय के स्वामित्व में होती है, यानी उन पर अधिकार पूरे समुदाय का होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा है, क्योंकि साझा भूमि होती है जहाँ पर सभी लोगों के पशु को चराया जाता है, फल हैं या औषधि या बूटी को एकत्रित करना, इन सामुदायिक भूमि को यानी साझा भूमि या साझा संपत्ति कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बता दिया निजी और सामुदायिक भूमि क्या होती है। सामुदायिक को ही साझा या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। इसके बाद जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी मांग भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमारी भूमि है, भूमि का क्षेत्र जैसे 30% है तो 30 ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या जो हमारी पहले थी वो अब नहीं है, यानी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जब जनसंख्या निरंतर बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जो भूमि है, भूमि का क्षेत्र हमारा नहीं बढ़ सकता। जो भूमि का क्षेत्र है वो हमारा सीमित ही है। तो शतान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर, यानी शतान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। यानी जैसे आपसे बताया है, उबड़ खाबड़ भूमि में या जो जलोढ़ मिट्टी है या जो उपजाऊ मैदान है उनके स्थान में अंतर पाया जाता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। कहने का भाव ये है कि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो जनसंख्या निरंतर बढ़ने से मांग भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा भूमि का क्षेत्र सीमित होने के कारण लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए हैं, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिक से अधिक, यानी कृषि भूमि को कृषि में बदला जाए, इसका विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप यानी उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़, दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक, यानी भूमि में, क्योंकि जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग के प्रतिरूप में यानी दिन प्रतिदिन परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, यानी जब हम लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं, तो उसके निम्नलिखित नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे उसके कारण निम्नीकरण हुआ है, भूमि की हानि हुई है। भूरुखलन होता है भूमि का जो हिस्सा होता है, यानी नीचे की ओर दब जाना। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। मरुस्थलीकरण यानी रेत मरुस्थलों का निर्माण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, यानी अधिक से अधिक भूमि का प्रयोग करने के कारण लोगों की मांगों को पूरी करने के लिए ये निम्नलिखित कारण भी हैं जिससे हमारी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूरुखलन आने की संभावना बढ़ी है, मृदा अपरदन हुआ है, मरुस्थलीकरण हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल भूमि संसाधन का संरक्षण।